a second drug, which is another very commonly used drug, not only in obstetrics and gynae, but also everywhere जहाँ जहाँ आपको ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स मिलेंगे, सर्जिकल पेशेंट्स मिलेंगे, ओटी के अंदर आपको ये ड्रग बहुत कॉमनली यूज होती है, जिसका नाम है ट्रानेक्सेमिक एसिड। ट्रानेक्सेमिक एसिड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, एक इंजेक्शन फॉर्म आता है और दूसरा आपका टैबलेट फॉर्म आता है। जो ट्रानेक्सेमिक एसिड है, इट्स एन एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट, जैसा इसका नाम है एंटी फिब्रिनोलाइटिक, यानी फिब्रिन का लाइसिस कर देती है, यानी ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है। और जब भी ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करेगी, ऑब्वियसली ब्लड क्लॉट के डिसोल्यूशन को रोकेगी, तो ऑब्वियसली ये ब्लीडिंग को रोक देगी या कम कर देगी। So it's an anti-fibrinolytic agent. So anything which causes lysis of fibrin उसको block कर देगी, ठीक है, blood clot को। What basically this drug is? It's a synthetic derivative of lysine. Okay, it's a reversible competitive blockade of lysine binding sites on plasminogen molecules. ये plasminogen एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम के ऊपर ये रिवर्सिबली बाइंड कर जाता है ट्रानेक्सेमिक एसिड और इसको इनहिबिट कर देता है प्लाज्मिनोजन एंजाइम को। ये प्लाज्मिनोजन एंजाइम प्लाज्मिन में प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट करवाता है। सो बेसिकली इस एंजाइम मॉलिक्यूल पे बाइंड होने के बाद ये एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन रोक देता है और वो फिब्रिन क्लॉट वहीं पे स्टेबलाइज हो जाता है, वो टूट नहीं पाता है। और जब वो टूटेगा नहीं, क्लॉट डिसोल्यूशन नहीं होगा, तो ब्लड लॉस कंट्रोल हो जाता है। The entire mechanics of action इसका इस बात पे लाई करता है कि जो फिब्रिन क्लॉट बनता है हमारी बॉडी में, जब भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती है तब हम एक इंट्रिंसिक क्लॉट बनाते हैं। वो क्लॉट जब भी डिसॉल्व होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। अगर हम इस क्लॉट डिसोल्यूशन को रोक देते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। तो जब जब बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही होगी, हमें ये ड्रग देनी है, विच इज कॉल्ड ट्रानेक्सेमिक एसिड। ओके, नाउ यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस ड्रग के एक्शन का। ट्रानेक्सेमिक एसिड एक्ट्स ऑन द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, एंड देन प्लाज्मिन इन टर्न कन्वर्ट्स फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, और ये इसको रोक देगा फाइब्रिन डिग्रेडेशन को, तो ब्लीडिंग भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस ड्रग? ट्रानेक्सेमिक एसिड को हम लोग गायनेक प्रैक्टिस में फर्स्ट लाइन नॉन हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं मेनोरेजिया के लिए। मेनोरेजिया क्या चीज है? जब भी किसी लेडी को हेवी मेंसेस आ रहे हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, और ऐसी पेशेंट्स हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रोज आती हैं जो एक बात बोल रही होती हैं कि मैडम महीना बहुत ज्यादा जा रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो पहले हमें ये असेस करना होता है कि ब्लीडिंग वाकई ज्यादा हो रही है। इसके लिए एक अच्छी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू आस्क कि वो कितने पैड्स इस्तेमाल कर रही है, पैड्स किस तरह के हैं, वो मार्केट मेड हैं या होम मेड पैड्स हैं, कॉटन पैड्स हैं या मार्केटेड सैनिटरी नैपकिन्स हैं, साइज क्या है नैपकिन का, और एक दिन में कितने पैड्स इस्तेमाल कर रही है, ब्लीड कितने दिन तक कर रही है, 5 डेज तक लगभग नॉर्मल है। एनीथिंग विच इज ब्लीडिंग लेस देन 80 ml और लेस देन 5 डेज इज नॉर्मल। एनीथिंग मोर देन 7 days to 10 days and more than 80 ml in quantity is considered to be menorrhagia। तो अगर हमारी डेफिनेशन वो पेशेंट फिट हो रही है, हमारे क्लिनिकल सिनेरियो में पेशेंट फिट हो रही है इनटू मेनोरेजिया, तो हमें उसको स्टार्ट कर देना चाहिए ऑन ट्रानेक्सेमिक एसिड। इतनी सेफ ड्रग है कि बहुत सारे लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में हार्मोन्स लिखने से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा था हार्मोन स्टार्ट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर किस पे शिफ्ट करना है। बट बिलीव मी, ट्रानेक्सेमिक एसिड ऐसा ड्रग है जो इनफैक्ट सारे फार्मासिस्ट भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के, कोई पेशेंट अगर उनके पास पहुंचता है ये कंप्लेन लेके कि भाई साहब मुझे ज्यादा महीना जा रहा है, आप ऐसी गोली बता दीजिए जो ब्लीडिंग कम कर देगा, तो ट्रानेक्सेमिक एसिड इन एंड आउट दी जा रही है। तो इनफैक्ट फर्स्ट लाइन जो नॉन हार्मोनल थेरेपी हमको लिखना सबको आना चाहिए वो है ट्रानेक्सेमिक एसिड। ये टैबलेट फॉर्म में भी है, इंजेक्टेबल भी है। अगर आपके पेशेंट ओपीडी में आता है तो आप ओरल टैबलेट प्रिस्क्राइब करिए 500 मिलीग्राम की, 1 TDS 1 QID का डोज रहता है, 1 BD से स्टार्ट करिए। बट अगर आपको लग रहा है पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीड करिए तो 1 TDS का डोज भी आप दे सकते हैं, करीबन 3 से 5 दिन आप दीजिए। यू कैन गो अप टिल 7 days ऑल्सो। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस एपिगैस्ट्रिक पेन एंड टेंडरनेस बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, इसको यूजुअली खाने के बाद ले, ठीक है। अब मेनोरेजिया जिस भी कंडीशन में हो रहा है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड से, एडिनोमाइसिस से,
प्यूबर्टी मेनोरेजिया जहाँ साइकिल्स बहुत इरेगुलर होती हैं, इनिशियल साइकिल्स बहुत हैवी आती हैं, पेरीमेनोपॉजल एयूबी है या डीयूबी है, प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, आईयूसीडी डिलीवरी, उसके बाद स्पॉटिंग 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 चली जा रही है, या एंडोमेट्रियोसिस की ब्लीड है, पेनफुल हैवी मेंसेस है। तो इन सभी ब्लीडिंग्स की एक फर्स्ट लाइन ड्रग जो आपके पास होनी चाहिए वो है ट्राइनेक्सेमिक एसिड। यानी आज के बाद अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई पहली ड्रग जो स्टार्टिंग में आप मेनोरेजिया या हेवी साइकिल के लिए लिखेंगे वो ट्राइनेक्सेमिक एसिड ही होगी। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास वो पेशेंट्स जो हेमरेजिक शॉक या पीपीएच में आते हैं। ठीक है, जब भी पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेजिक शॉक ड्यू टू पीपीएच अगर हम बात कर रहे हैं, यानी उसको डिलीवरी के बाद बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगेन हमें बाद में ये डिसाइड करना है कि पेशेंट एटॉनिक है कि ट्रॉमेटिक पीपीएच हो गया है। अब पेशेंट का करना क्या है, सबसे पहले हम उसके क्लॉट का लाइसिस रोकें जिससे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। तो 1 ग्राम IV ट्रेनेक्सास्टैट आप ऑर्डर में दे सकते हैं। सो व्हेनेवर यू इनकाउंटर अ पेशेंट विद पोस्टपार्टम हेमरेज या डिलीवरी के वक्त उसे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कभी भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको 1 ग्राम ट्रेनेक्सा IV स्टैट दे सकते हैं आप सेफली। इसके बाद आता है अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी, चाहे आप LACS करते वक्त हो, चाहे कोई गायनेक सर्जरी करते हो, जैसे कि आप एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, आप लेप्रोटमी कर रहे हैं, आप मायोमेक्टमी कर रहे थे, या फिर आप कोई पॉलीपेक्टमी कर रहे थे, कुछ भी आप ऐसा कर रहे थे जहां एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगी है, तो आप पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिवली ही अपने एनेस्थेटिस्ट को बोल के ट्राइनेक्सेमिक एसिड लगवा सकते हैं। सो 1 ग्राम ऑफ ट्राइनेक्सेमिक एसिड स्टैट कैन बी गिवन इन ऑल एक्सेसिव ऑब्स्टेट्रिक, गायनेक और इवन नॉन गायनेक सर्जरीज। जैसे आप प्रोस्टेट की सर्जरी कर रहे थे, राइट, अब ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी तो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद भी लोग ट्राइनेक्सेमिक एसिड पे डाल देते हैं। अगर किसी पेशेंट की लेप्रोटमी करी थी और आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ड्रेन में ज्यादा ब्लीडिंग आती हुई दिख रही है, कोई हिमेचूरिया दिख रहा है, तो भी आप ट्राइनेक्सेमिक एसिड पे डाल सकते हैं, राइट। किसी को नोज ब्लीड हो जाती है, नेजल ब्लीड है, अगेन उसको रोकना है आपको। टूथ रिमूवल के बाद अगर थोड़ी यूजिंग हो रही है तो भी डेंटिस्ट हमको ट्राइनेक्सेमिक एसिड ओरल लिख देता है। Another effective use of tranexamic acid is now being used in cosmetic, in skin hyperpigmentation. वहां पर भी tranexamic acid topically apply करने को आ गया है and it is being used for lessening the hyperpigmentation also. Following prostate surgery is another important use. इसके बाद threatened abortion और APH के जो पेशेंट आते हैं, although it is a category B drug, risk versus benefit देखना है हमें। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ है, मतलब थ्रेट टू प्रेगनेंसी टू टर्मिनेट है। अभी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी चल रही है बट पेशेंट को स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, राइट, या प्लेसेंटा बहुत लो लाइंग था इस वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, अदरवाइज प्रेगनेंसी हेल्दी है और कंटिन्यू कर रही है। देन फॉर सच पेशेंट्स यू कैन पुट पेशेंट्स विद ट्राइनेक्सेमिक एसिड ईदर इंजेक्टेबल अगर एडमिटेड है, और अगर पेशेंट घर जा रही है तो आप ओरल 500 मिलीग्राम ऑफ ट्राइनेक्सेमिक एसिड TDS में 3 to 5 days safely दे सकते हैं। So these were the uses of tranexamic acid in our clinical OPDs as well as in our hospitals where you can give the dose as injectable or oral. Remember one thing कि एक दिन में 3 से not more than 3 gram of tranexamic acid in a day आप दें, यानी कि 1 gram 8 hourly is the maximum dose that you will give. So this is the dosage, 500 milligram 3 to 4 hourly in a day. 3 to 4 times in a day, 650 मिलीग्राम orally twice daily आप दे सकते हैं, और ये 1300 हो जाता है लगभग। 1 ग्राम बोलस आप दे सकते हैं in 100 ml of normal saline over 10 minutes slowly IV intraoperatively and then can be continued postoperatively as 8 hourly dosing. 500 milligram in 100 ml of normal saline IV 8 hourly is also recommended dose. You should not exceed more than 3 grams in a day with tranexamic acid. ट्राइनेक्सेमिक एसिड रिमेंबर एक वो ड्रग है जो हमारे पर्चे पे अगेन बहुत कॉमनली लिखी होती है हमारे ओपीडी प्रैक्टिस में। इसके बहुत कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। इसका कॉम्बिनेशन विद इथेमसाइलेट अवेलेबल है जिसका नाम होता है यूजुअली ट्राइनेक्सेमिक एसिड विद इथेमसाइलेट कॉल्ड एज ट्रैपिक एमएफ, ज़ैमिक एमएफ, ट्रैपिक ई, ओके, ज़ैमिक ई, ये कई ट्रेड नेम से अवेलेबल है और इनके कॉम्बिनेशन एनसेड्स के साथ यानी मेफिनेमिक एसिड्स के साथ बनाए जाते हैं, या एक और एंटीफिब्रिनोलाइटिक जिसका नाम है इथेमसाइलेट उसके साथ बनाए जाते हैं। ये काफी इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस हैं और इन कॉम्बिनेशंस को हम हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अगर मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस की वजह से
हैवी मेंसेस तो हो ही रहे हैं लेकिन साथ में पेन भी बहुत ज्यादा है, तो आई विल कंबाइन ट्रानेक्सेमिक एसिड विथ मेफेनेमिक एसिड एंड राइट इन माय प्रिस्क्रिप्शन टैबलेट ट्रैपिक MF1 TDS, राइट। तो हमने इसका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म भी दे दिया। तो आइसोलेटेड ट्रानेक्सेमिक एसिड भी बहुत पॉपुलर है और कॉम्बिनेशन विथ मेफेनेमिक एसिड एंड इथेमसाइलेट इज आल्सो इक्वली पॉपुलर इन आर OPDs फॉर गायनेक हेवी ब्लीडिंग्स। ओके, इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, अगर आपने बहुत हाई डोज दे दिया और उसके साथ कोई एंटासिड ऐड नहीं करा है, कोई PPI ऐड नहीं करा है, तो पेशेंट माइट express abdominal pain, nausea, vomiting, gastritis, diarrhea, headache and fatigue. Some patients might have allergic reactions, but they are very, very few. Disturbed color vision and hypotension and risk of thromboembolism and pulmonary embolism is there. Yes, this has to be ruled out कि आप जिस भी पेशेंट को ट्रानेक्सेमिक एसिड, वैसे तो बहुत सेफ ड्रग है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक ट्रानेक्सेमिक एसिड दे रहे हैं, देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि ये फिब्रिन क्लॉट को बना रहने देती है, उसको डिसॉल्व नहीं होने देती है। दिस क्लॉट में डिसलॉज फ्रॉम द डीप वेन्स ऑफ द लेग्स इनटू द ब्रेन और इनटू द लंग्स एंड लीडिंग टू स्ट्रोक और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये रिस्क होता है, इसीलिए इस ड्रग को बहुत लंबे समय तक नहीं देना है। ऐसे पेशेंट्स को नहीं देना है जिनको प्रीवियस हिस्ट्री है स्ट्रोक की या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। Okay, otherwise again this is a very safe drug. You can write it in and out to almost all your heavy periods wali ladies, right? Where you don't have to use tranexamic acid is if you have a known allergy to tranexamic acid, if the patient has a known allergy, कोई किडनी डिजीज है, पेशेंट डायलिसिस पे है, तो दिस ड्रग इज बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय द किडनी, तो आप नहीं दे सकते हैं इसको। अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक या फिट्स या एपिलेप्सी है तो भी ट्रानेक्सेमिक एसिड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर कोई ब्लड डिस्क्रेजियाज हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जहां पे ये ब्लड क्लॉट को बना रहने देगी, तो भी आप ट्रानेक्सेमिक एसिड अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा स्मोकर्स हैं, हैवी स्मोकर्स हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी है या तो भी आप इस ड्रग को अवॉइड करिए। लॉन्ग टर्म तक स्पेशली इन योर प्रिस्क्रिप्शन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे हैव द रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इन पेशेंट्स को हाई रिस्क होते हैं फॉर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो लॉन्ग टर्म तक इनको देने से अगेन इनको OCPs के साथ कंबाइन करते वक्त थोड़ा सा जुडिशियस हो जाइए। आप इनको बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं, यू कैन ओनली गिव अप टिल 5 to 7 days, क्योंकि अगेन ये OCPs के साथ इंटरेक्ट करके वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की भी प्रॉपर्टी यही है कि वह खून को थिकर करेगी और उसी तरह से ये भी फिब्रिन क्लॉट को डिसॉल्व नहीं होने देगा, तो अगेन चांसेस ऑफ एम्बोलिज्म आर हाई विथ लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ दीज ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स है जहां ब्लीड करते हैं अल्सर्स, तो अगेन इस ड्रग के लेने से ब्लीडिंग बढ़ सकती है। सो दीज वर द सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस दैट हैज टू बी taken into consideration. Otherwise again it is a very safe drug. in and out हमारे गायनिक प्रैक्टिस में हेवी मेंसेस के लिए, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम लोग ये ड्रग देते हैं with either isolated tranexamic acid or in combination with mefenamic acid or ethamsilate. Okay, now coming to very popular drug called norethistérone acetate या रेजिस्ट्रॉन। ये वो ड्रग है जो ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ सभी लोग रेजिस्ट्रॉन तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लिख ही रहे होंगे, जितने लोग भी गायनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑब्स्टेटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज वन ड्रग जो ऑलमोस्ट हर प्रिस्क्रिप्शन में आप एटलीस्ट इन अ वीक और सो लिखते ही लिखते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल ड्रग। ऑलमोस्ट मैं ये समझती हूँ कि कितनी भी तरह का मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी हो, रेजिस्ट्रॉन इज अ रामबाण ड्रग। इट क्योर्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, इट इज मार्केटेड विद द ट्रेड नेम ऑफ रेजिस्ट्रॉन। इसके और भी कई नाम हैं, क्रीना, NCR। ये 5 मिलीग्राम की टैबलेट, ये 10 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है और 15 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है। इसके 3 डोजेजेस होते हैं, 5, 10 एंड 15 मिलीग्राम, राइट। और इनकी डोजिंग भी मैं बताऊंगी और हर जगह ये कितना कितना यूज होता है, राइट। रेजिस्ट्रॉन इज अ वेरी पॉपुलर प्रोजेस्टेरॉन। Its mechanism of action is it is a synthetic progesterone. Synthetic यानी जो आर्टिफिशियली हमने बनाया है, ये नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। केमिकली ये 19 और 17 अल्फा इथनिल एस्ट्रोट्रॉन है और इसके एक्शन बिल्कुल हमारे नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन जैसे होते हैं, इसीलिए ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर देगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर लेगा या ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देगा। तो ये ड्रग पढ़ाने का मेरा एक रीजन ये है आज
कि वो सारी ब्लीडिंग जो ट्रानेक्सेमिक एसिड से नहीं कंट्रोल हो रही है आपकी, और आपको ये समझ में आ गया है कि पेशेंट को कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है, अलोन ट्रानेक्सेमिक एसिड इज नॉट एबल टू कंट्रोल हर हेवी पीरियड्स, फिर यू कैन पुट द पेशेंट ऑन दीज ड्रग्स। ओके, हॉर्मोन्स लिखने की टाइम आ गया है, राइट। सो एक और चीज समझ लें कि ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, इसके लो डोजेज में यानी 5 मिलीग्राम के डोजेज में कुछ वीक एंड्रोजेनिक और एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज भी हैं। एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये फीमेल एस्ट्रोजेनिक हार्मोन को कम कर देगा और टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, और एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी यानी कि लो डोजेज में ये हल्का हल्का एस्ट्रोजन जैसा भी बिहेव करेगा और ये एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा। तो ज्यादातर तो इसकी प्रोजेस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी है, बट लोअर डोजेज में ये एंड्रोजेनिक और एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी देता है। ओके, चूंकि ये एक हार्मोन है तो ये 1 या 2 दिन के लिए तो दिया नहीं जाएगा, ये कम से कम 21 दिन के लिए दिया जाता है, राइट। 21 डेज के लिए मैक्सिमम डोज है, 10 से लेकर आप 10 या 12 या 5 दिन से लेकर आप 21 दिन तक दे सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसको छोड़ते हैं तो यूजुअली विड्रॉल ब्लीड आता है प्रोजेस्टेरॉन का, जो कंट्रोल्ड होता है, और फिर आप इसको रेगुलर साइकिल रेगुलराइजेशन के लिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स तक देते हैं। यानी इस ड्रग का लॉन्ग टर्म यूसेज ज्यादा कॉमनली करा जाता है, ठीक है। सो दिस ड्रग नीड्स टू बी एक्सप्लेन टू दी पेशेंट कि लेनी कैसे है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, कब छोड़ना है और कब दोबारा शुरू करना है, राइट। ये जो पॉइंट है ना, ये मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके इसलिए पढ़ा रही हूँ और इनफैक्ट थोड़ा स्लो करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इनफिल्ट्रेट्स, कि आप पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि पेशेंट को ड्रग कैसे खानी है, कितने समय खानी है, कोई टैबलेट छोड़ना नहीं है, अगर छूट जाती है तो दूसरी टैबलेट कब लेनी है, पेशेंट को ड्रग कब स्टॉप करनी है, कब नया पैकेट शुरू करना है, ये सब वेल एक्सप्लेन नहीं होता, और ये फार्मासिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जब ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो पेशेंट गड़बड़ ले लेता है, और जब वो गड़बड़ लेता है तो ऑब्वियसली उसका हार्मोन प्रोफाइल इम्बैलेंस हो जाता है। जब हार्मोनल प्रोफाइल इम्बैलेंस होता है तो पेशेंट को और ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीड होती है, और आप डर जाते हैं कि शायद ये ब्लीडिंग हमारी इस ड्रग को ऐड करने से हुआ है। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि ये ड्रग तो कंट्रोल ही करती है ब्लीडिंग को। व्हाट वेंट रॉन्ग वाज द इनएडिक्वेट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ द ड्रग। ओके, नाउ कम्स द यूजेस। ओके, ईच वन ऑफ देम वी विल डिस्कस इन डिटेल। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की पेशेंट आती है। किन किन लोगों को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है? जिनको भैया फाइब्रॉइड हो गया है यानी गठान है, किसी को एडिनोमाइटिक यूट्रस है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे कोर्स से जो जुड़े हुए हैं वो लिखते हैं अर्ली एडिनोमाइटिक चेंजेस, और पेशेंट की एज है 34, 36, 37। अब उसकी हिस्टेरेक्टमी तो करने से रहे ना, एटलीस्ट पेशेंट शुड बी मोर देन 42 टू एम्बार्क ऑन हिस्टेरेक्टमी। ऐसे सारे पेशेंट्स की जो हेवी साइकिल्स है उनको रेगुलेट करने की एक ही तरीका है, you either start with a non-hormonal like tranexamic acid in combination and put them or switch them to hormonal drug like regesterone or norethistérone acetate। तो अब डोज कैसे स्टार्ट करना है? या किसी पेशेंट को यूट्राइन पॉलिप है, छोटा सा पॉलिप है, पेशेंट नहीं निकलवाना चाहती, ये पॉलिप कह रही है कि मैम मैं पॉलिपेक्टमी अभी नहीं कराना चाहती, कुछ दिन दवा गोली लेकर देखना चाहती हूँ। यू कैन पुट सच पेशेंट्स फॉर 3 to 6 cycles of regesterone। Start with low dose of 5 milligram OD for 21 days। कैसे लेना होता है? जब भी हम हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए देते हैं, लीन थिन सी पेशेंट है, 1-2 साइकिल्स ही इरेगुलर है, छोटा फाइब्रॉइड आया है, कम एडिनोमाइसिस है, यंग पेशेंट है, हिस्टेरेक्टमी नहीं कराना चाहती, इन सारे पेशेंट्स को हम इस हार्मोन को लिख सकते हैं। द डोज स्टार्टिंग डोज इज ईदर 5 milligram to 10 milligram from day 2 of the cycle for 21 days and then the next packet to be restarted on the second day of the menses। हर बार महीने के दूसरे दिन से पैकेट स्टार्ट करना है और 3 साइकिल तक लेना है, 21-21 दिन तक। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हमने रेजिस्ट्रॉन लिखा है, इनको एक्सप्लेन सिर्फ यही करना है कि महीने के दूसरे दिन से उनको ये टैबलेट स्टार्ट करनी है, इसको कंटिन्यूसली लेना है, एक भी दिन कैप नहीं करना है, अपनी मर्जी से न चालू करना है ना अपनी मर्जी से बंद करना है। अगर कभी भी बंद करने का दिल होता है तो आके प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से मिलना है, प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर से। इस ड्रग को बीच में स्पेस नहीं देनी है। You have to continuously take it every day on the same time from day 2 of the cycle till 21 days। तो ये total 21 days तक आप लेंगे, which comprises of 20 tablets यानी 2 strips। और नेक्स्ट टैबलेट का जो आपका पत्ता है वो अगेन रीस्टार्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट साइकिल फ्रॉम डे 2 ऑफ द साइकिल। और ऐसा कब तक करेंगे?
या तो 3 साइकिल्स तक या 6 साइकिल्स तक। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ फ्रॉम माय लेक्चर कि आज के बाद एटलीस्ट आप हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करने से के लिए कभी भी इस लेक्चर के बाद आप इंटरेक्ट ना करें। यू स्टार्ट राइटिंग द हार्मोन्स इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस with this regime. I guarantee or assure you that almost 90% of all your patients will respond to this progesterone therapy. Then comes the anovulatory bleeding. Anovulatory bleeding हमको कब मिलती है? 2 extremes of age में मिलती है। पहला, वो जो young girls जिनका hypothalamic pituitary ovarian axis stimulate नहीं हुआ होता है, establish नहीं हुआ था, ये young girls जिनको मेनार्की अभी 12-13 साल पे शुरू हुई है, उन लेडीज को, उन लड़कियों को 3 से 4 साल तक साइकिल्स इरेगुलर रहती हैं और काफी हैवी रहती हैं। या वो लेडीज जो एनओव्यूलेटरी ब्लीड करती हैं, जैसे कि पीसीओएस में, उसमें भी ओव्यूलेशन नहीं होता, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, वहां पर भी जब ब्लीडिंग आती है तो 3-3 महीने नहीं आती है, फिर आती है तो बहुत हैवी आती है। और वो वाली लेडीज जो अपने मेनोपॉज में जा रही होती हैं, यानी कि पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में होती हैं 45 to 50 के बीच में, उनका भी एचपीओ एक्सिस घटने लगता है, उनका भी हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ओवर देयर ओवेरियन एक्सिस कंट्रोल चला जाता है, उनकी भी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी होने लगती हैं। और जब एनओव्यूलेटरी होंगी तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो बॉडी में इंडोजीनस प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, और जब इंडोजीनस प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है तो ईस्ट्रोजन विड्रॉल ब्लीड आती है, और ये ईस्ट्रोजन विड्रॉल ब्लीड डेफिनेटली बहुत हैवी होती है। तो वो सारी पेशेंट्स, ये 3 एक्सट्रीम्स आपने समझ लिए। एक वो पेशेंट्स जो मेनार्की के बाद वो लड़कियां आती हैं, पेरीमेनोपॉज जो 45 से 50 के बीच में आ रही है, कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं है, इनको ना फाइब्रॉइड्स है, ना इनको एडिनोमाइसिस है, ना कोई पॉलिप है, ना कोई एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। ये वो हैं जो सिंपल आपके एक्सट्रीम्स ऑफ एज की औरतें या लड़कियां हैं जिनको हैवी साइकिल्स हो रहे हैं। साइकिल्स या तो रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, इससे मतलब नहीं है, बट एनओव्यूलेटरी हैं, ये पक्की बात है। तो इन सबको आप 3 to 6 साइकिल सेम रिजीम में आप इन सबको भी डाल सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि जो प्यूबर्टी मेनोरेजिया वाली फीमेल्स आती हैं या लड़कियां आती हैं जो अभी सिर्फ 12-13 साल की हैं और उनको मेंसेस स्टार्ट हुए हैं और अब बहुत हैवी साइकिल्स हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, तो आप उनको इंस्टेड ऑफ रेजिस्ट्रॉन यू कैन शिफ्ट टू अनदर बेटर प्रोजेस्टेरॉन which comes with the trade name of medroxyprogesterone acetate. ये नॉरहेथिस्टेरॉन एसीटेट था, हमने देखा, ये नॉरहेथिस्टेरॉन एसीटेट है। इसी जैसा सिमिलर एक लेस जीरो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी वाला प्रोजेस्टेरॉन है जो मार्केट में अवेलेबल है बाय द ट्रेड नेम ऑफ मोडस या डेवरी। मोडस और डेवरी जो है उसमें मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट है, इसके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो यंग गर्ल्स को जो एक्ने इरप्शंस हैं, हिरसुटिज्म है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट है ना, श्रिंकिंग ऑफ ब्रेस्ट साइज या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सारे एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं आते क्योंकि आप इसको 6 महीने तक खिलाने वाले हैं। अगर कोई ड्रग 6 महीने तक आप देंगे तो वीकर कॉन्सेंट्रेशन में भी वो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स करेगी और इन यंग गर्ल्स को हार्म हो सकता है। सो इसलिए द बेटर ऑल्टरनेटिव वुड बी मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। बट मान लेते हैं कि अगर आपके उसमें अवेलेबल नहीं है तो आप सेफली 3 साइकिल्स तक इसको भी दे सकते हैं। यू कैन गिव रेजिस्ट्रॉन ऑल्सो। Then comes abnormal uterine bleeding or menorrhagia which is cyclical। ऐसा होता है, बहुत सारी लेडीज हमारे पास आती हैं जो ये कहती हैं कि मैडम मेरे महीने तो एकदम टाइम पे आते हैं, महीना गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब भी आता है तो मुझको पूरे 5 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या 8-8 दिन तक महीने जाते हैं, राइट। तो साइक्लिकल तो हो रहे हैं, यानी सिर्फ साइकिल्स हैवी हैं। बहुत हैवी साइकिल्स में भी अगेन और कोई पैथोलॉजी नहीं आ रही है, दिस इज कॉल्ड एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और मेनोरेजिया विच इज साइक्लिकल वैरायटी। तो अब साइक्लिकल वैरायटी में भी हम 10 से 15 मिलीग्राम सेफली रेजिस्ट्रॉन या नॉरहेथिस्टेरॉन 21 डेज के लिए दे सकते हैं फॉर 3 to 6 साइकिल। सब में डोज एक ही जैसा चल रहा है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, चाहे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, चाहे एनोव्यूलेटरी ब्लीडिंग हो, चाहे एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विच इज साइक्लिकल हो, सब में यही डोज देना है। अब आते हैं वो पेशेंट्स जिनके साइकिल इरेगुलर है, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, यानी वो ये कहती हैं कि मैडम 2 महीने महीना आता है, फिर तीसरे महीने महीना नहीं आता है, या 4 महीने तक नहीं आता, फिर महीना आता है और उसके बाद जब भी आता है तो बहुत हैवी आता है। ऐसा पीसीओएस के पेशेंट्स में मिलता है यूजुअली हमको, 2-2, 3-3 महीने महीना नहीं आएगा, फिर जब आएगा तो बहुत हैवी आएगा। अब इनका दोनों काम करना है, इनका मेंसेस का क्वांटिटी भी कम करना है और इनके साइकिल को रेगुलराइज भी करना है। बट अगेन साइकिल रेगुलराइजेशन के लिए ओसीपीज बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, पीसीओएस के पेशेंट्स में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, हम नहीं देना चाहते एक्सोजीनस एस्ट्रोजन, तो हम क्या देंगे, हम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, एंड द बेस्ट प्रोजेस्टेरॉन इज नॉरहेथिस्टेरॉन एसीटेट।
तो जब भी मेरे पास ऐसी पेशेंट आती है जो पीसीओडी की है या फिर इरेगुलर मेंसेस फॉर साइकिल रेगुलराइजेशन आ रही है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बाद साइकिल इरेगुलर हो गई हैं या अबॉर्शन के बाद साइकिल इरेगुलर हो गई हैं या डिलीवरी के बाद साइकिल इरेगुलर हो गई हैं, तो आप सेफली उनमें रेजिस्ट्रॉन पे स्टार्ट कर सकते हैं इन ड्रग्स पे, और आप उनको 3 साइकिल्स तक दीजिए, यूजुअली साइकिल रेगुलराइज हो जाती है। ठीक है। अब पीसीओएस के पेशेंट्स आते हैं, उनमें विड्रॉल ब्लीड करवाना होता है। आपके पास कई पेशेंट्स आएंगे जो कहेंगे मैडम 2 महीने से महीना नहीं आया, मैं पीसीओडी की पेशेंट हूँ। ये हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि पीसीओडी क्या बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जहां ओवरीज पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स तो बनाती हैं बट कोई फॉलिकल रप्चर नहीं होता है, और जब कोई भी फॉलिकल रप्चर नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है बॉडी में और एनओव्यूलेटरी रहती है विमेन, और एनओव्यूलेशन होने की वजह से शी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक एमेनोरिया, तो उसे 2-2 3-3 महीने तक महीना नहीं आएगा। जब 2-2 3-3 महीने तक महीना नहीं आएगा तो शी गेट्स वरिड और वो आपके पास आती है और वो कहती है कि मैडम मैं पीसीओडी की पेशेंट हूँ, मुझे ठीक चाहिए, ठीक करना है महीना। तो फर्स्ट ठीक करने से पहले हमें उसे विड्रॉल भी लाना पड़ता है, हमें विड्रॉल देना पड़ेगा, और विड्रॉल ब्लीड देने के लिए बेस्ट ड्रग जो है वो नॉरेथिस्टेरॉन है। इफ यू गिव दिस ड्रग 5 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज, 7 दिन तक देंगे, तो यूजुअली आफ्टर 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद पेशेंट ब्लीड्स। ओके, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल ब्लीड। तो विड्रॉल ब्लीड लाने के लिए 7 डेज का बीडी डोज आप दे सकते हैं इस ड्रग का। बाकी सब जगह यू हैव टू ऑफर द ड्रग फॉर 3 to 6 साइकिल्स। विड्रॉल ब्लीड और पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस के लिए यू विल ओनली गिव फॉर 7 डेज या जब तक हमें पोस्टपोनमेंट चाहिए, दैट आई विल टीच इन नेक्स्ट स्लाइड। So this was the dosage schedule. In at least most of the cases you will give for 3 to 6 cycles for regularization of menses and control of heavy cycles. अब postponement of menses, ऐसे कई पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं जो कहते हैं मैडम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, मैडम फलानी जगह आ रहे हैं, मेरे घर में पूजा है, शादी है, मुझे महीना अपना पोस्टपोन करना है। नाउ दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस के लिए भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। You can start Registron tablet 5 milligram BD at least 3 days or 72 hours prior to the anticipated date of the menses. जैसे मान लेते हैं किसी महिला को 21 तारीख को महीना आने वाला है अब, तो आप इस ड्रग को स्टार्ट करेंगे अराउंड 18th, है ना, 3 दिन पहले। तो 72 घंटे पहले आप रेजिस्ट्रॉन 5 मिलीग्राम पे पेशेंट को स्टार्ट कर दें बीडी डोजेस में, और जब तक वो महीना नहीं चाहती है, जैसे उसके घर में जो भी काम है या शादी है 5 दिन की है और पेशेंट को अब मेंसेस 27 तक नहीं चाहिए, तो शी विल कंटिन्यू दिस ड्रग अप टिल 27, और फिर जब वो छोड़ेगी उसके 72 आवर्स बाद शी विल स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट। दिस इज फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस। इसकी शर्त एक ही है, यू हैव टू स्टार्ट एटलीस्ट 72 आवर्स पहले। अगर आपने इसको लेट स्टार्ट करा तो इसका पर्पस डिफीट हो जाता है। दूसरा, द ड्रग हैज टू बी इन बीडी डोजेस, और ये लेना कब तक है, जब तक आपको पोस्टपोन करना है मेंसेस। बहुत कॉमनली हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये यूज आता है, सभी लोग पोस्टपोनमेंट और विड्रॉल के लिए तो एटलीस्ट रेजिस्ट्रॉन यूज कर ही रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आती है, कोई यंग फीमेल है, लड़की है, माँ उसकी लेके आई है, 16 वर्ष की है, मैडम अभी तक महीना नहीं आया है इसको, मेरे पास स्कैन कराने के लिए भी कोई यूएसडी वो नहीं है, मशीन नहीं है, या आई डोंट हैव अ सोनोलॉजिस्ट इन वो, आई कैन डू अ प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। मैं उसको 7 दिन तक ये टैबलेट दूंगी सुबह शाम, रेजिस्ट्रॉन 5 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 days एंड वेट फॉर स्पॉन्टेनियस विड्रॉल टू अकर। अगर पेशेंट के पास एक एक्टिव यूट्रस होगा जिसमें इंडोमेट्रियल लाइनिंग बन गई है, सिर्फ एचपीओ एक्सेस नहीं है या एनोविलेशन हो गया है, तो वो ब्लीड कर देगी। बट अगर उसको यूट्रस ही नहीं है, जैसा कि एमआरकेएच सिंड्रोम में हम देखते हैं, ठीक है, उसमें यूट्रस ही नहीं है, यूट्रस एट्रोफिक है, तो ये ड्रग देने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं आएगी। दिस इज प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट टू डायग्नोज प्राइमरी एमेनोरिया व्हेन यू डोंट हैव द फैसिलिटी फॉर अल्ट्रासाउंड to look for the presence of absence of uterus. Okay? इसके बाद आता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एक और बहुत बड़ा यूज है। हमें पता है ये एक हार्मोन है, ये एक प्रोजेस्टेरोन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। तो जब भी कोई फीमेल डिप्राइव्ड होगी प्रोजेस्टेरोन से, और हम कब होते हैं डिप्राइव्ड प्रोजेस्टेरोन से, जब हमारा महीना बंद हो जाएगा। सो व्हेनेवर लेडी लैंड्स इनटू मेनोपॉज और उसको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस हैं, ड्राइनेस इन वजाइना आ रही है, ठीक है, और उसको ब्रिटल बोन्स हो रहे हैं, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ओके, एट्रोफी ऑफ द वजाइनल पार्ट्स हो रहे हैं, तब वी विल शिफ्ट द पेशेंट टू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूजुअली वी प्रेफर टू गिव प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स अलोंग विद ईस्ट्रोजन। अगर यूट्रस इंटैक्ट है
तो प्रोजेस्टेरॉन देना जरूरी है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन के साथ इसी नॉरेथिस्ट्रोन को इन कॉम्बिनेशन दिया जाता है विद इथनिल एस्ट्रेडियोल, ओके, in the management of hormone replacement therapy in postmenopausal women, okay. प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? बहुत सारी ऐसी यंग गर्ल्स आती हैं हमारे पास या यंग फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं महीना स्टार्ट होने से पहले मुझे बहुत सारी ब्लोटिंग होती है, वेट गेन हो जाता है, पैर भारी से लगते हैं, देयर इज लॉट ऑफ कंजेशन इन द पेल्विस, देयर इज क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन, ब्लोटिंग होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता है, ब्रेस्ट माइल्जिया रहता है। All these patients can be treated with one drug, that is Registron. आप अगर उनको 7 days prior to menses अगर Registron दोगे, this will be highly effective in controlling their premenstrual symptoms. Okay, so painful periods हैं, premenstrual syndrome के symptoms आ रहे हैं, then also you can prescribe them with Registron for 7 days in BD doses. Okay. फिर आता है endometriosis के patient. ये वो patients हैं जिनको heavy periods होते हैं और बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, इनफैक्ट प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया रहता है, हर साइकिल में उनका महीना और ज्यादा पेनफुल होता जाता है। तो अगर पेशेंट ऑपरेट नहीं कराना चाहती, उसको बायलैटरल एंडोमेट्रियोमा है या उसको छोटा मोटा माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस ड्रग ईदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस। और वहां पर भी वी यूजुअली गिव फॉर एटलीस्ट 3 साइकिल्स 1 OD डोज, ओके, 5 मिलीग्राम। इसके बाद ओसीपीज में भी यूज होता है इसका, मतलब नॉट अलोन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और उनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल में आप रेजिस्ट्रॉन भी दे सकते हैं, इससे भी मेंसेस नहीं आएगा एंड द पेशेंट विल हैव सम डिग्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बट चूंकि अब बेहतर ड्रग्स आ गई हैं जिनमें कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं इतने एस्ट्रेडियोल के साथ, तो अलोन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आर नॉट रेकमेंडेड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन आर बीइंग रेकमेंडेड in the form of ethinyl estradiol combined with progesterone tablet, okay, और ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रासेप्शन करेंगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स। सो आई होप ईच वन ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आउट ऑफ माय लेक्चर कि रेजिस्ट्रॉन इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग एटलीस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ मेंसेस, फॉर विड्रॉल ब्लीड, फॉर प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट और मेनोरेजिया में तो आप लोग सब एटलीस्ट इन 4 कंडीशंस में हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करने लगे एंड इट्स अ वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन, ओके। नाउ कम्स द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स आर वेरी माइल्ड and usually the patient in who are put on cyclical therapy, you know, for 3 to 6 months, they get accustomed to these side effects. Slight amount of it does not happen in all patients, remember. प्रोजेस्टेरॉन के साइड इफेक्ट्स कुछ वुमेन्स में ही देखे जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, ब्लोटिंग होना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्राइटिस, इंटरमेंस्ट्रुअल बीच में कभी कभी स्पॉटिंग हो जाना, यूजुअली तब होता है जब पेशेंट एक आध टैबलेट भूल जाती है, फ्लूइड रिटेंशन ऑफ वेट गेन होना, हेडेक, फटीग, रैशेस, एक्ने एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होना, अगेन दैट इज ऑल रिलेटेड टू द GI अपसेट दैट दिस ड्रग कॉजेज। प्रोजेस्टेरॉन ओवरऑल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर देगी, तो कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाती है, रिफ्लक्स भी होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, रैशेस, एक्ने एंड इंक्रीज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी हो सकती है अगर आप मोर देन 6 मंथ्स देते हैं। किसमें नहीं देना है? एनी वुमेन हु हैज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एंजाइना और चेस्ट पेन, MI हुआ है, क्योंकि ये एक प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्टेरॉन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ा देता है। सो दैट इज व्हाई एनी पेशेंट हु इज सफरिंग विद अ हार्ट अटैक और हैज सफर्ड इन द पास्ट विद MI or stroke and thromboembolism should not be given progesterone only pills. Any patient with active liver disease है और अभी jaundiced है, उसको भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये मेटाबोलाइज ही लिवर में होते हैं। अगर हम इनको देंगे तो लिवर पे और इफेक्ट पड़ेगा and the patient might go into liver failure. Excuse me. Then lipid metabolism अगर abnormal है तो भी कोलेस्ट्रॉल डिसलिपिडीमिया है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एबनॉर्मल है तो भी नहीं देना चाहिए, अगेन इट कॉजेज हैम्परिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स। एलर्जी टू एनी कंपोनेंट ऑफ नॉरेथिस्टेरॉन है तो भी ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। अगर पास्ट में पेशेंट बता रही है कि उसको रैशेस आते थे या कुछ आते हैं, देन ऑल्सो विच इज वेरी रेयर, हिस्ट्री ऑफ वजाइनल या ब्रेस्ट कैंसर है, देन ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसके अलावा इट इज अ वेरी सेफ ड्रग, सो इफ यू रूल आउट द फर्स्ट 2 liver dysfunction and cardiac, you can safely prescribe progesterone to almost all the women. Okay, so with this we come to the end of the lecture and thank you so much. I hope this must have been very beneficial to each